हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर और वो है जर्नल। ओके, तो सर ये कौन से सेक्शन में आएगा? पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें सेक्शन ए। कौन सा सेक्शन ए? कौन सा नाम? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है वो है जर्नल। देखो, किसी भी जैसे अकाउंट सब्जेक्ट की जब भी शुरुआत की जाती है तो एकदम थ्योरी से ना करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल से ही चालू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग भी होता है और अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो जर्नल होता है। जिसको जर्नल नहीं आएगा ना, समझो अकाउंटिंग भी नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग का बेस जर्नल से हम चालू कर रहे हैं। जो लोग सबसे पहली बार अकाउंट पढ़ रहे हैं वो भी समझ सकते हैं ना। कैसे? देखो, जर्नल से भी पहले थोड़ा सा पहले हम आते हैं। मैं कहा अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है क्या? तो अकाउंटिंग सिंपली क्या है? एक बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है? एक बिजनेस लैंग्वेज है। बिजनेस लैंग्वेज है। क्यों? टू रिकॉर्ड डेटा। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस लैंग्वेज है टू रिकॉर्ड डेटा। ओके, एंड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड प्रेजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। प्रेजेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सिंपल। तो अकाउंटिंग क्या है? एक बिजनेस लैंग्वेज है जहां पे हम क्या करते हैं, डेटास को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हम लास्ट में क्या कर सकें, प्रॉफिट और लॉस पता कर सकें और हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है उनको प्रेजेंट कर सकें बैलेंस शीट बनाकर। क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट बनाकर। तो P&L और बैलेंस शीट लास्ट में बनाया जा सकता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक लैंग्वेज है। ओके, अब हर लैंग्वेज के क्या होते हैं सर? हर एक लैंग्वेज के ना कुछ रूल्स होते हैं। हिंदी, इंग्लिश सबके रूल्स हैं, ग्रामर है वगैरह है। ठीक है, उसी को बेस लेते हुए क्या किया जाता है, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ना। सेम वैसे ही अकाउंटिंग के भी क्या है, कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स जनरेट कैसे हुए, चलो उसमें चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले ना, जब ये रूल्स वगैरह नहीं बने होंगे तो कोई बिजनेस तो करता ही होगा। तो कोई तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं भी करता होगा। अच्छा, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता होगा वो बेचारा कैसे करता होगा? वो ऐसा करता होगा, लाइंस लिखता होगा। जैसे सबसे पहले बिजनेस के अंदर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो क्या बोलेगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, कितना? ₹10,000। ओके, वो प्रॉपर इस तरीके से लाइन लिखता है। जब वो गुड्स खरीदता है तो लिखता है गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड। अब वो कैश भी खरीद सकता है, क्रेडिट बेसिस पे भी परचेज कर सकता है। ठीक है, तो वो सब प्रॉपर लिखेगा कि मैंने कैश में कितना खरीदा, क्रेडिट में कितना खरीदा। क्रेडिट में भी खरीदा तो किस किस से खरीदा, ठीक है ना। मान लो एक्स से खरीदा, ठीक है, वाई से खरीदा या जेड से खरीदा, सब रिकॉर्ड करता था वो। ओके, जितना भी गुड्स उसने खरीदा। अच्छा, उसके बाद मान लो उसने फर्नीचर खरीदा तो वो लिखेगा फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। कितने रुपए का? मान लो 1,000 रुपीज का। गुड्स कितने का खरीदा? मान लो 3,000 रुपीज का। तो ये सारी चीजें उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। किस तरीके से करता था वो? ऐसा लाइंस लिखा करता था। अब क्या प्रॉब्लम है सर? काम चल रहा था, बढ़िया से चल रहा था। गुड्स सोल्ड, माल बेचा। मान लो 5,000 रुपए का माल बेच दिया। ठीक है, कैश में भी बेच सकते हो, क्रेडिट में भी बेच सकते हो। ठीक है, क्रेडिट के अंदर जैसे नाम आ जाएगा कि राम को बेचा या कृष्ण को माल बेचा, जैसा भी होगा। ठीक है, सोहन को बेचा, मोहन को बेचा, ठीक है, श्याम को बेचा, जो भी है, जो आपने माल बेचा सब इस तरीके से रिकॉर्ड होता है। एक बात बताओ, क्या इस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेने से परेशानियां पैदा नहीं होंगी? क्यों? परेशानियां कैसे पैदा होंगी सर? मैंने कहा किसी दिन मैंने पूछा, मैंने जानना चाहा
कि यार ये एक्स से मैं माल खरीद के लाता हूँ, वाई से माल खरीद के लेके आता हूँ, तो इनको कितना पैसा देना है, इनका कितना पैसा बाकी है, क्या मैं इमीडिएट बता सकता हूँ कि एक्स को कितना पैसा देना बाकी है, वाई को कितना पैसा देना बाकी है? नहीं बता सकता ना। क्या मेरी टोटल परचेज कितनी है, बता सकता हूँ। मेरी टोटल सेल्स कितनी है, बता सकता हूँ। या मेरे को राम से कितना पैसा लेना है, कृष्ण से कितना पैसा लेना है, बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। और कुछ टाइम बाद, 6 महीना, साल भर के बाद, साल भर एंड होने पर पिताजी ने कहा कि बेटा तुमने बिजनेस चालू किया था 1 अप्रैल को, तुमने बिजनेस चालू किया था 1 अप्रैल को, अभी 31 मार्च आ गई है, ठीक है, तो 31 मार्च आ गई, तो तुम बताओ पूरा साल कंप्लीट हो गया कि तुमने इस बिजनेस से क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो पिताजी को बोला कि पिताजी पता नहीं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रॉफिट का पता नहीं है। आप खुद देख लो, प्रॉफिट है लॉस है कोई आइडिया नहीं है अगर आपने इस तरीके से रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट लॉस अगर कैलकुलेट करना होगा ना उन पिताजी को, तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने क्या किया, सारे ट्रांजेक्शन को फिर से देखना पड़ेगा कि यार कितना एक्सपेंस था, कितनी इनकम जनरेट हुई, वगैरह वगैरह, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, कितना मगजमारी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले से ही सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। और डेटा को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने का मतलब ये जो लैंग्वेज है वही क्या है, तरीका वही अकाउंटिंग है, वही क्या है, अकाउंटिंग, समझेगा? अब इसके लिए सर रूल्स बने ना, तो रूल्स के लिए क्या डिसाइड हुआ, का देखो कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे बनता है, इस हाथ दे उस हाथ ले। कोई भी ट्रांजेक्शन बनता कैसे है, इस हाथ दे और उस हाथ ले, ठीक है, ऐसे बनेगा बिल्कुल। हम ये तो कहते हैं मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन में कुछ हमारे पास रिसीव होगा, कुछ हमें देना पड़ेगा, गिव एंड टेक वाला सिस्टम होता है। तो कहा सबसे पहले एक काम करना, कोई भी ट्रांजेक्शन जब तुम देखो तो ये सोचना, सबसे पहले एक नाम करो, इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब कोई भी 2 नाम आप उस ट्रांजेक्शन में से फाइंड आउट करो जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर हम जान सके। मैंने कहा अगर जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, कैश लेकर आए, तो अगर मैं देखूं कि एक तो कैश आया बिजनेस में और दूसरा कैपिटल, अगर मैं किसी को कोडवर्ड बोलूं कैश कैपिटल, तो समझ सकता है इन 2 नाम से कि यस, लगता है कैपिटल लेकर आया बिजनेस में, किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में, बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया ऐसे 2 नाम पता करो जिसके थ्रू मैं जान सकूं, कोड लैंग्वेज में मैं जान सकूं कि भैया ट्रांजेक्शन क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो मैंने कहा कैश और कैपिटल, 2 नाम मैंने पता किया सिंपली। सबसे पहले गुड्स परचेज, कहा कि गुड्स जब भी खरीदो तुम क्या करना, एक तो परचेज यूज करना वर्ड, कैश में खरीद रहे हो तो कैश हो जाएगा। मतलब हर एक के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हर एक को नाम देंगे अकाउंट। तो जैसे इसमें इफेक्ट होगा कैश अकाउंट, इसमें होगा कैपिटल अकाउंट, तो 2 अकाउंट एटलीस्ट इफेक्ट होंगे। परचेज अकाउंट, कैश में खरीदा तो कैश अकाउंट, उधारी पे खरीदा तो एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जेड अकाउंट, मतलब जिससे भी उधारी तुम खरीद के लेके आए उसका नाम तुमको रिकॉर्ड करना होगा। तो ओके, मतलब अगर मैं कहूँ किसी को एक परचेज वर्ड यूज हो गया, एक एक्स वर्ड यूज हो गया, तो मेरे को क्लियरली पता चलेगा कि मैंने गुड्स खरीदा है और किससे खरीदा है, एक्स से खरीदा है। कैसे रिकॉर्ड करना है वो बताऊंगा अभी। फिर उसके बाद फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो एक तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश, या बैंक से पेमेंट किया तो बैंक। तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए सर, देखो ऐसा है, एक तो फर्नीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फर्नीचर अकाउंट बना लो, तो एक बैंक से पैसा गया है तो मान लो ये लो, तो बैंक अकाउंट बना दो, सिंपल। माल बेचा तो माल जब भी बेचते हो आपको एक तो सेल्स अकाउंट यूज करना है, और कैश में बेचा तो कैश कैश यूज कर लेना, कैश सेल्स। अच्छा, क्रेडिट में बेचा है तो क्रेडिट के लिए बंदे का नाम लिख लेना, किसको माल बेचा, राम को माल बेचा तो एक राम रिकॉर्ड कर लो, एक सेल्स रिकॉर्ड कर लो, हो गया काम। अब बात आती है कि भाई इनको रिकॉर्ड करना कैसे, इनको रिकॉर्ड करना कैसे, रूल्स कैसे फ्रेम किए जाए, ये तो डिसाइड होगा कि 2 अकाउंट्स लेने हैं। हर ट्रांजेक्शन के लिए कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, ज्यादा भले ही इफेक्ट हो सकते हैं। अब रूल क्या रहा, का देखो हम क्या करेंगे ना, हम रूल्स बनाएंगे, इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन के 2 साइड होंगे, एक डेबिट बोलेंगे एक को क्रेडिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक को डेबिट साइड बोलेंगे एक क्रेडिट बोलेंगे। ओके, अब इनके रूल्स बनाने लगे, तो रूल्स कैसे बनेंगे वो देखो। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, पहले तो ये जितने भी अकाउंट्स है, कैश है, कैपिटल है, परचेज है, एक्स वाई जेड, सेल्स हुआ, फर्नीचर हुआ, इन सबको हम क्या करेंगे, 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 ब्रॉड कैटेगरी कौन कौन से आएगी वो देखो। तो कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज इन विच ऑल अकाउंट्स आर कवर्ड।
ठीक है, सारे अकाउंट जितने भी आपने ये बोल रहे हैं ना, हर ट्रांजेक्शन में जो जो दो दो अकाउंट कम से कम इफेक्ट हो रहे हैं, उन सारे अकाउंट्स को हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। क्या क्या? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। सर ये तो हमको आता है, कई बच्चे स्किप करने की सोच रहे हैं ना, अरे हमको आता है, अरे नहीं आता है तुमको, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। सर हम फाउंडेशन में पढ़ गए हैं, 11th में पढ़ गए हैं, कोई बात नहीं, नहीं आए हो तो भी, पढ़ के आए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम वापस से पढ़ लो, एक बार सुन लोगे, कुछ नहीं जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। हो सकता है मैं कुछ अलग बता दूं, कुछ अलग तरीके से बता दूं जो तुम्हारे लिए काम आता हो। अगर वही बच्चा स्किप कर सकता है जो कहते हैं कि सर आप कोई भी जर्नल एंट्री दे दो, मैं आपको बना के दे दूंगा, मुझे अच्छे से रूल्स आता है, वो स्किप कर सकता है। वरना कोई भी ईमानदारी से अगर एक भी एंट्री जिंदगी में गलत हुई हो तुम्हारी, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है, इसको स्किप मत करना। चलो देखो, रियल अकाउंट का 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा। सबसे पहले क्या? रियल अकाउंट। सर इनमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? रियल अकाउंट की कैटेगरी में कौन कौन से अकाउंट फॉल करेंगे? मैंने कहा देखो इसमें ऐसा है, रियल में आएगा जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। तो तुम कहोगे सर ये सब में एक कॉमन चीज है क्या? ये सब है ना बिजनेस की एसेट्स हैं, ये बिजनेस की क्या है? एसेट्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल, रियल अकाउंट्स में क्या आती है? एसेट्स कवर होती है, दीज आर द एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एसेट्स भी सर दो तरह की हैं। कौन कौन सी? एक तो मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब ये हो गई टेंजिबल एसेट्स। ओके, और एक ऐसी एसेट है सर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब लाइसेंस वगैरह, ये सब राइट्स हैं हमारे पास, ये सब क्या है? राइट्स हैं। ओके, तो ये क्या है? ये ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं कि इनकी वर्थ है, ये बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ कमा के दे रही है, बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए ये नेसेसरी है, बट हम इनको आंखों से देख छू नहीं सकते हैं, बस देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ यस है। अब लाइसेंस है, तो लाइसेंस मतलब एक राइट है, मुझे बिजनेस रन करने का लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है ना, पटाखे की फैक्ट्री का लाइसेंस मिला हुआ है। तो वो जो लाइसेंस है, लाइसेंस तो एक पेपर है ना, बस उसकी वर्थ कितनी है? 1 लाख रुपए। उस पेपर की वर्थ थोड़ी ना है, वो उस राइट की वर्थ है, दैट इज इंटेंजिबल रियल। तो मतलब रियल अकाउंट्स में क्या आएगा? सर रियल अकाउंट मतलब दीज आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एसेट भी दो तरह की होती है, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स के लिए टेंजिबल रियल बोल देंगे, इंटेंजिबल एसेट के लिए इंटेंजिबल रियल बोल देंगे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैटेगरी हमने बनाई, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएंगे सर जैसे आप और मैं, अखिलेश महेश्वरी हो गया, आप जो भी वॉट एवर योर नेम, ठीक है, दिशा लोहाना हो गई। तो ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इनको किसने बनाया सर? इनको भगवान ने बनाया, तुम और हम सब किसने बनाया है ना? गॉड ने बनाया है ना, गॉड ने, जिसके भी जो भी धर्म मानते हो, तो गॉड ने, हम क्रिएशन किसके हैं? गॉड के हैं, ठीक है जी। तो हम क्या है? नेचुरल पर्सन, हम क्या कहलाए? नेचुरल पर्सन, ठीक है जी, नेचुरल पर्सन। ओके, और क्या होता है? और होता है आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये क्या चीज है सर? आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमर्स एजुकेटर बनाया मैंने, दिशा मैम ने कॉमर्स एजुकेटर बनाया, तो ये कॉमर्स एजुकेटर्स क्या है? ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्या है? आर्टिफिशियल, मतलब सर अगर इंसान ने बनाया तो वो क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जाएगा। जैसे कि फर्म्स हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, कंपनी हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक हो गए, क्लब हो गए, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। ओके, और एक और पर्सनल आता है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर इसमें क्या आएगा? मैं कहा इसमें आएंगे 4 नाम। क्या क्या है सर वो नाम? मैं कहा सुनो, कभी तुमने नाम सुना है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कभी नाम सुने हो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक्रूड इनकम, कभी नाम सुने हो? अनअर्न्ड इनकम, कभी नहीं सुना ना तुमने? नहीं सर, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, नाम जानते ही नहीं है। ओहो, ठीक है, तो सुनो, ये होता क्या है? ये जो मैंने 4 नाम लिखे हैं, ये एक्चुअली क्या है सर? ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों बोलते हैं? अच्छा, इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों बुलाते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम क्या है? कालू जी। क्या नाम है?
कालू जी, ओके, कालू जी, हाँ कालू जी नाम का अपने एक एम्प्लॉय है। अब हुआ क्या, हमारे अकाउंट्स कब बनते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, एक होता है कैलेंडर ईयर, वो होता है जनवरी से दिसंबर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब हम हमारे अकाउंट्स कब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे अकाउंट्स जो हम बनाते हैं ना, हमने डिसाइड किया कि अप्रैल से लेकर मार्च तक हम, हमारा पूरा एक साल होता है, हम इस एक साल के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च तक, इस करंट ईयर 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हम वो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने देखा 31 मार्च को कालू जी की सैलरी बाकी थी, कालू जी की सैलरी बाकी थी, ठीक है ना। अब कालू जी की सैलरी बाकी थी तो मैंने क्या किया, अब मुझे बाकी थी तो मेरे को दिखाना पड़ेगा एक ऐसा एक्सपेंस जो क्या है अभी भी मैंने पे नहीं किया। तो मैं अपने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाने के लिए क्या बनाता हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ। ओके, तो मैं बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा, मैं बैलेंस शीट में क्या दिखाऊंगा, मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा कि अमाउंट ड्यू टू कालू जी, या फिर एक वर्ड यूज करूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या वर्ड यूज करूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब एक ऐसी सैलरी जो मुझे पे करनी थी बट मैंने अभी तक पे नहीं की है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया मेरे लिए, लाइबिलिटी हो गया, एक ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक ड्यू हो गया बट मैंने पे नहीं किया। ओके, ऐसे ही अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करूं तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा एक बात बताऊं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैसे हुआ, मैंने कालू जी का नाम ना लिख के उसकी जगह क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कालू जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पूरा लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कालू जी। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, ये चारों क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट क्यों होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि मान लो मैंने अपने स्टूडियो का रेंट अगले 6 महीने का एडवांस में दे दिया, मतलब 31 मार्च को ही अगले साल का, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 6 महीने का मैंने इसी साल क्या कर दिया है, रेंट पे कर दिया। तो जब 31 मार्च को जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं क्या दिखाऊंगा, प्रीपेड रेंट दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, प्रीपेड रेंट, क्योंकि मैंने पैसा दे दिया है और उसके बदले में मुझे क्या होगा, बेनिफिट्स अगले साल मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। ओके, ये मेरी एसेट हो गया। ओके, एक्रूड इनकम क्या होता है, ऐसी इनकम जो डी हो गई, मतलब रिसीव करने के लिए हम एलिजिबल तो हो गए बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, तो वो एक्रूड इनकम क्या आएगा, मेरी एसेट है। क्यों, क्योंकि इसके बदले मुझे पैसा आना है। एक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम जो रिसीव होने के लिए हम एलिजिबल हो गए बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, दैट इज एसेट। अर्नड इनकम क्या होता है, अर्नड इनकम होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो तुमने मुझे पैसा दिया, तुम्हारी क्लासेस चलेंगी 3 महीने 6 महीने वॉट, तो अब तुमने मुझे पैसा दिया, मुझे तुम्हें बदले में क्या देनी है, सर्विसेज देनी है। तुमने मुझे पैसा दे दिया 31 मार्च को कि सर अप्रैल से सितंबर के बैच में मुझे ज्वाइन करवा देना, ठीक है, मैंने पैसा ले लिया। अब 31 मार्च को तुम्हारा पैसा मेरे पास आ गया तो मैं उसे क्या दिखाऊंगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अर्नड इनकम कहूंगा। ऐसी इनकम जो अभी तक रिसीव तो हो गई बट मैंने उसके बदले में सर्विसेज नहीं दिया है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड, क्लियर है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके डन। अब सर इनको याद कैसे रखा जाए कि कौन सी लाइबिलिटी है कौन सी एसेट, एक तो मस्त सा ना, एकदम मस्त सा एक लाइन बताता हूं तुमको, याद रखना। ओ यू, हाँ सुनो, लाइन बोल रहा हूं रे, क्या बोल रहा हूं, ओ यू तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना। ओ यू तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना। तो जिंदगी का ज्ञान बता रहा हूं तुमको, ठीक है ना। तो ओ मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यू मतलब अर्नड इनकम, ये लाइबिलिटी हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम आपकी एसेट हो गया। कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो ये आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, फिर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा सर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी लॉसेज हैं, गेन है, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे सैलरी एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी आपने रिप्रेजेंट, वो आउटस्टैंडिंग था रे, वो रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन ये सैलरी है, नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट है। तो एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉमिनल। रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, मिल रहा है तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, डिविडेंड इनकम नॉमिनल है, इंटरेस्ट इनकम नॉमिनल है, खर्चा किया इंटरेस्ट का तो भी नॉमिनल है। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम्स है, वो आपकी नॉमिनल है। मतलब मैंने पूरे अकाउंट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रियल, पर्सनल और
नॉमिनल। अब बनेंगे इनके रूल्स। कैसे? का रूल्स के लिए मेरे पास दो अप्रोचेज है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न अप्रोच है। पहले ट्रेडिशनल की बात करते हैं। का जितने भी रियल अकाउंट्स हैं, जैसे कि अभी आपने समझा था, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ठीक है, कैश है, ये सब रियल अकाउंट है, बिल्कुल ठीक है। और पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब रियल अकाउंट है, टेंजिबल रियल और इंटेंजिबल रियल। इन सब के लिए रूल क्या है? इन सब के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो बिजनेस में अगर आ रहा है, इनमें से कुछ बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करना है, और बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट करना है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखने हैं, लिखने का तरीका बताऊंगा, एंट्री करने का तरीका। पहले तो ये देखो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो बिल्डिंग अगर तुमने खरीदी है तो दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है तो उसको डेबिट करो। मशीन तुमने परचेज किया है, वो बिजनेस में आ रही है, कम से तो डेबिट करो। कैश तुमको रिसीव हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, डेबिट करो। ये तुमने पेटेंट ट्रेडमार्क खरीदे हैं तो बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट करो। और यही चीज, मान लो कैश जा रहा है तो तुम उसे क्रेडिट बोलोगे। क्या करोगे अपने बुक्स में? क्रेडिट करोगे। कैसे रिकॉर्ड होगा अभी जानेंगे, है ना। बाकी तुमको आता भी है ना, 11th वगैरह में पढ़ा हुआ है। बिल्डिंग बेचा, क्रेडिट करो। मशीन बेचा, क्रेडिट करो। पेटेंट ट्रेडमार्क बेच दिए, क्रेडिट कर दो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा रूल है, ठीक है, ओके। अच्छा, डेबिट क्रेडिट लिखने का तरीका क्या होता है? डेबिट क्रेडिट लिखने का तरीका क्या होता है? मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदा पैसे देके, तो सर बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग तो बिजनेस में आ रही है, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? आ रही है मतलब सर वो तो फिक्स होती है ना। अरे आ रही है मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, खरीदी तुमने, बिजनेस में आया ना। हाँ, मतलब एकदम शब्दों पे मत जाओ, एकदम शब्दों पे मत जाओ। ओके, तो बिल्डिंग तो डेबिट होगा, और कैश जा रहा है ना तो उसको क्रेडिट करना है ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? एंट्रीज की फॉर्म में, जर्नल की बात कर रहा है ना, जर्नल में लिखने का तरीका क्या होता है? टू कैश अकाउंट। क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना। डेबिट के लिए डेबिट वर्ड लिखना होता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट जो कर रहे हो उसके लिए क्रेडिट, यहाँ पे वर्ड नहीं लिखना है जर्नल के अंदर। क्या लिखेंगे? टू। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? टू। ओके, थोड़ा सा ऐसा इधर से दूरी रखना, ठीक है ना। ठीक है, कोरोना में बोलते थे ना, वो इतनी सी दूरी जो है जरूरी, तो वाली बात है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। ओके, इसका मतलब हमने क्या किया? हमने हमारी बुक में बिल्डिंग को तो डेबिट कर दिया है और कैश को क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग तो बिजनेस में आ रही थी और कैश बिजनेस से जा रहा था। समझ में आया? तो जितने भी रियल अकाउंट्स है उनको रिकॉर्ड करने का एक ही रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, फिर आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करने का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या होता है सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करना है, और जिसको जो देने वाला है उसको क्रेडिट करना है। जैसे मान लो मैंने कोई माल खरीदा था, परचेज किया था मैंने गुड्स, किससे? परचेज अकाउंट, मान लो परचेज किया सर मैंने गुड्स, किससे किया? किसी तो कर लो, कोई अच्छा सा नाम बताओ यार। जग्गू। तो मैंने माल खरीदा, मैंने कहा जब माल खरीदा तो माल मेरे पास आया ना, आया तो मैंने डेबिट कर दिया। अब इसको दो तरीके से, परचेज को ना दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। रियल एसेट मानते हुए रियल अकाउंट मान लोगे, और खर्चा मानते हुए आप नॉमिनल भी मान सकते हो कि एक्सपेंस है तो नॉमिनल है। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट, आप अभी मान के चलो रियल, ये माल आया है तुम्हारे पास, स्टॉक आया तो डेबिट किया तुमने। टू, देने वाला कौन? जग्गू। किससे लेकर आए तुम? जग्गू से। खुद की बुक्स में कभी खुद का नाम नहीं आता है। मान लो ये कॉमर्स एजुकेटर्स की बुक है, तो कॉमर्स एजुकेटर का नाम खुद का नहीं आएगा। अखिलेश महेश्वरी की अगर बुक है तो अखिलेश महेश्वरी का नाम, खुद का नाम कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू जग्गू। किससे माल खरीदा? जग्गू से खरीदा। तो ये माल का देने वाला कौन है? गिवर कौन है? जग्गू। तो हमने उसको क्या किया? क्रेडिट किया, सिंपल। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जग्गू। इन फ्यूचर जब हम जग्गू को पैसा देंगे, तो जग्गू क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जग्गू क्या है? इंसान है ना, नेचुरल पर्सन है। तो जग्गू को डेबिट करना, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि वो पैसा मिलेगा किसको? डेबिट द रिसीवर। वो पैसा मिल किसको रहा है? जग्गू को मिल रहा है। ओके, जग्गू अकाउंट, अच्छा जग्गू का पैसा दे रहे हो तो एक तो जग्गू अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश इफेक्ट हो रहा है। कैश क्या? रियल। रियल के लिए क्या रूल लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जा रहा है ना तुम्हारे यहां से, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करो, तो लिखोगे टू कैश, सिंपल। टू कैश अकाउंट, तो जग्गू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझा क्या?
मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते चलना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बहुत जरूरी होगा। कोई सोच रहा है कि नहीं सर ये जनरल क्या पढ़ना है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, नहीं आता है तुमको। चलो अब देखो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा सर, नॉमिनल में आते हैं जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम, तो उनको रिकॉर्ड करने का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्च हैं, जितने भी लॉसेज हैं, उनको क्या करना है, डेबिट करना है, और जितने भी इनकम्स हैं उनको क्रेडिट करना है। जैसे कि मान लो तुम सैलरी दे रहे हो किसी को, है ना, तुम्हारे कालू जी है ना, कालू जी को तुम सैलरी दे रहे हो। ओके, अब कालू जी को सैलरी दे रहे हो तो क्या होगा, कालू जी को सैलरी दोगे तो तुम, अच्छा तुम बताओ कौन से दो अकाउंट इंपॉर्टेंट होंगे। कालू जी को तुम सैलरी दे रहे हो, मैं तुमको बोलता हूं एक कालू जी हैं, सैलरी दे रहे हो, ऑब्वियसली कैश में दे रहे हो। अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तुम क्या करोगे, कालू जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैलरी इंपॉर्टेंट है, कैश इंपॉर्टेंट है, इन तीन में से कौन से दो अकाउंट इंपॉर्टेंट है। मैं कहा देखो जी, कालू जी हो चाहे पीलू जी हो, तुम क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है, पैसा तो इंपॉर्टेंट है। अब तुम अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे, कालू जी को रिकॉर्ड करना चाहते हो कि सैलरी को रिकॉर्ड करना चाहते हो, क्या इंपॉर्टेंट है बताओ, कालू जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कालू जी को पैसा दिया, क्यों दिया, कालू जी ने हमारे यहाँ सर्विसेज दी, कालू जी को पैसा दिया, तो कालू जी ने सर्विसेज दी, कालू जी को पैसा दिया, बस बात न की, यहीं पे व्यवहार खत्म, यहीं पे व्यवहार खत्म। अब मुझे कालू जी से कोई लेना देना नहीं है, अब कालू जी 1 महीना और काम करेंगे तब मैं पैसा दूंगा। ओके, तो कालू जी इंपॉर्टेंट है कि सैलरी इंपॉर्टेंट थी, सर रिकॉर्ड करना सैलरी इंपॉर्टेंट है कि कैश गया है, किसके लिए गया है, सैलरी के लिए गया है, कालू जी को दे दिया ना, बंदे का नाम। अच्छा तुम किसी शॉप पे जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, तुमने कहा भैया ये माल दे दो, ये मुझे पर्टिकुलर सामान दे दो, और ये लो पैसा, ये लो पैसा, ठीक है, ये माल दे दो, ये लो पैसा। तो क्या वो शॉप वाला तुम्हारा नाम पूछता है, भाई साहब कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हो तुम, पूछता है क्या, नहीं पूछता। तुम्हारे नाम से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने उसको पैसा दे दिया, पैसा बोलता है ना, पैसा दिया ना, तो अभी नाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर पैसा नहीं देते तुम तो पूछ लेते, तुम्हारे तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं, वो क्या करते हैं, उन सबका पूछ लेते, तुम्हारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी तुम्हारी लाइबिलिटीज है, लोन वोन तो नहीं चल रहा, सब पूछ लेंगे, तुम्हारा हिसाब किताब सब रख लेंगे, तो नाम वहां पे इंपॉर्टेंट होगा। पैसा देते हैं तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, कालू जी को मैंने सैलरी दिया, सैलरी कैश में दे रहा हूं, तो मेरे लिए दो नाम इंपॉर्टेंट हो गए, एक सैलरी और एक कैश, दो अकाउंट है। सैलरी क्या होता है सर, सैलरी तो एक्सपेंस है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और कैश, कैश क्या होता है सर, कैश तो है ना रियल अकाउंट होता है, कैश तो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। अब रूल कैसे लगता है वो सुनो, सैलरी पे तो लगेगा नॉमिनल अकाउंट वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो सैलरी एक्सपेंस है कि इनकम है, सर एक्सपेंस है, तो क्या करना, डेबिट करना, तो एंट्री मारो, क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ओके। और कैश, कैश आ रहा है कि जा रहा है, सर कैश तो जा रहा है, जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा रहा है तो तुम क्या करोगे, जाने वाले को कौन रोक सकता है, टू कैश अकाउंट, क्या करोगे, टू कैश। इस तरीके से क्या होती है, एंट्रीज बनती है, डेवलप होती है, समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। तो रियल, पर्सनल और नॉमिनल, तीन ब्रॉड कैटेगरीज में सारे अकाउंट्स को डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है, और उनके लिए रूल है, रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, खुद की बुक्स में खुद का नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। कई ऐसे भी खतरनाक बच्चे होते हैं जो खुद की बुक्स में खुद का नाम लिखते रहते हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा, खुद की बुक्स में खुद का नाम नहीं आता, रिसीवर और गिवर दोनों ही कौन है, दूसरी वाली पार्टी है। तुम कह दो कि माल मैंने रिसीव किया तो मेरा खुद का नाम आएगा, डेबिट द रिसीवर, क्यों नहीं आएगा भाई, अबे आएगा नहीं रे, खुद की बुक में खुद का नाम नहीं आता है, ठीक है। नॉमिनल में क्या आएगा, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, खर्चा है लॉसेस है डेबिट करो, इनकम है गेन है क्रेडिट करो, ठीक है। चलो ये रूल तैयार हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोच और देख लेते हैं एक बार फटाफट से। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, वो कहता है देखो तुमको है ना ऐसा ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, तुम सिंपल सा ये बता दो कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है कि एक्सपेंस है कि इनकम है, सिंपल। अगर वो एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, अगर वो एसेट है तो सिंपली अगर वो एसेट बढ़ रही है हमारी बुक्स में और इंक्रीज हो रही है, मतलब आ रही है, तो डेबिट करना। और अगर कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, किसी भी रीजन से हो सकती है ना, किसी भी रीजन से कम, डेप्रिसिएशन की वजह से भी हो सकती है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा है तो बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, तो उसको क्रेडिट करना, तो उस केस में बिल्डिंग को क्रेडिट करना, समझ में आया।
तो कैश आ रहा है बढ़ रहा है डेबिट करो, कैश जा रहा है कम हो रहा है क्रेडिट करो। बिल्डिंग खरीदी है डेबिट करो, लेकिन बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रहा है बिल्डिंग क्रेडिट करो। समझा? ओके, लायबिलिटीज के लिए रूल क्या है? अच्छा, इनका नेचर लिख देता हूं, इनका नेचर लिख देता हूं ना। एसेट का जो नेचर होता है ना वो डेबिट नेचर होता है। लाइबिलिटीज, ये रूल्स बन रहे हैं अपन, है ना, रूल्स पढ़ रहे हैं ये। लाइबिलिटीज का क्रेडिट होता है, कैपिटल का भी क्रेडिट होता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है ना, इसका नेचर डेबिट है ना, तो बढ़ेगा तो डेबिट करना। इसका लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है ना, तो अगर ये लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करना। जैसे मैंने लोन लिया, लोन लिया तो पैसा आया ना कैश अकाउंट, डेबिट होगा टू लोन होगा, लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करना, और लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो डेबिट करना, लोन डेबिट होगा, लोन अकाउंट डेबिट। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना, तो कैश टू कैपिटल किया तो कैपिटल क्रेडिट हुआ, और कैपिटल को वापस लौटा रहे हैं तो डेबिट करना, सिंपल। एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए इससे बेहतर होता है कि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, और वही रूल है, सिंपल। एक्सपेंसेस है डेबिट नेचर होता है, इनकम्स है क्रेडिट नेचर होता है, तो सिंपल। खर्चा कर रहे हो डेबिट करोगे, इनकम कर रिसीव कर रहे हो, इनकम का नाम क्रेडिट करोगे, सिंपल, डन। और ये सर ये उल्टा क्या है? ये उल्टा समझेंगे ना, समझेंगे उल्टा क्या होता है। क्लियर है वाली चीज? अभी रहने दो, अपने आप करते करते समझ में आ जाता है। हाँ सर, अभी हमको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों क्लियर है, डन है क्या यहाँ तक? तो ये एक हो गया बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। दो तरीके हमारे पास रिकॉर्ड करने के, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा सर, दोनों फॉलो कर सकते हैं? हाँ, जब मन में आए, जो मन में आए, पहले जो क्लिक करे वो फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, डन है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं जर्नल के बारे में। सर ये जर्नल क्या है? तो अभी अभी जो तुम लोगों ने एंट्री सीखा था ना, ये वाला बिल्डिंग टू कैश, परचेज टू जग्गू, जग्गू टू कैश, कालू जी को सैलरी दे रहे थे, सैलरी टू कैश, ये सब क्या है? ये है एंट्रीज। इनको क्या बोलते हैं? एंट्रीज। ओके, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया किस फॉर्म में? एंट्रीज फॉर्म में। और ये एंट्रीज रिकॉर्ड कहाँ होती है? किस बुक में रिकॉर्ड होती है? उस बुक का नाम क्या है? वो है जर्नल। तो जर्नल सिंपली क्या हुआ? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब सबसे पहले बार ट्रांजेक्शन किधर रिकॉर्ड किया जाता है? Where transactions are first recorded in the books. Okay, जहां पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं वो है जर्नल। ओके, फिर क्या कहा? ये प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? जर्नलाइजिंग कहा जाएगा। जर्नल में जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं आपको, वो किस ऑर्डर में करने हैं? वो करने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? मतलब डे टू डे ऑर्डर। डे टू डे ऑर्डर मतलब क्या हुआ? डे टू डे ऑर्डर मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आज, मान लेते हैं आज 1 अप्रैल है, आज जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे ना बिजनेस में, जो भी लेन देन होगा वो आज की डेट में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए एंट्री आज की डेट में पास होगी। कल जो डेट होगा 2 अप्रैल, कल जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब 2 अप्रैल की डेट में आएगा, मतलब लाइन से चलेगा डे टू डे, 1 अप्रैल, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। ओके, ऐसे ही कोई और मंथ हो तो उसके अकॉर्डिंग चलना। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है वो लिखा हुआ है, सेम चीज मैंने बताई अभी। फॉर्मेट क्या रहता है? सर फॉर्मेट क्या रहता है जर्नल का? जर्नल के फॉर्मेट में रहेगा, देखो कितने कॉलम्स रहेंगे, एक डेट का कॉलम रहेगा, एक पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। सर ये होते क्या है? डेट में क्या आएगा? जैसे मान लो सबसे पहले क्या लिखना? ईयर लिखना 2026। ओके, सबसे पहले ईयर लिखना, देन मंथ लिखना, मंथ क्या? मान लो अप्रैल, ठीक है अप्रैल, फिर डेट लिखना फर्स्ट, और फिर जो भी ट्रांजेक्शन हो उसको पर्टिकुलर्स में रिकॉर्ड कर देना। पर्टिकुलर्स में क्या? जैसे बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ा जगह छोड़कर क्या करना? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, तो कहने का मतलब है सिंपली क्या करना है अपने को? जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। ओके, तो डेबिट और क्रेडिट लिखने का ये तरीका रहता है। कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है, कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जो डेबिट हो रहा है उसके आगे तो डेबिट वर्ड लिखा जाएगा, लेकिन क्रेडिट के आगे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा जाएगा। उसके लिए तुमको क्या करना है? टू लिखकर थोड़ा सा गैप देकर लिखना है, सिंपल। लेजर फोलियो में क्या आएगा? लेजर फोलियो में आएगा पेज नंबर। पेज नंबर क्या? सर आपका ये जो अकाउंट है ना, वो लेजर में कौन से नंबर पेज पे है? सर लेजर क्या होता है? जर्नल के आगे का प्रोसेस होता है लेजर, है ना, जर्नल के आगे का प्रोसेस होता है लेजर।
तो जैसे कि ये सिंपली ऐसे है, जैसे एक तुम्हारा मॉड्यूल है और एक तुम्हारा रजिस्टर है। एक तुम्हारा मॉड्यूल है, नोट्स है कह दो, एक तुम्हारा है रजिस्टर। तो जब तुम रजिस्टर में लिखते हो, सॉल्यूशन करते हो, तो चैप्टर का नाम भी लगाते हो, उसके बाद लिखते हो क्वेश्चन नंबर 1। और फिर कोई कोई बच्चा जो बहुत अच्छा बच्चा होता है ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा होता है ना, कौन बोला डेढ़ शाना बच्चा, नालायक। हाँ, जो बहुत स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, वो करता है कि भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन रजिस्टर में कर रहा हूं, वो मॉड्यूल में कौन से नंबर पेज पर है, वो मॉड्यूल के पेज नंबर का भी रेफरेंस यहाँ पे लिखता है। सेम वही काम। ये एक बुक हो गई जर्नल, एक बुक है लेजर, उसमें लेजर का रोल समझेंगे हम, ठीक है। तो दो अलग अलग बुक है, तो यहाँ पे तो लेजर का रेफरेंस दिया जा रहा है और लेजर में जर्नल का रेफरेंस दिया जाएगा। अच्छा, मॉड्यूल में रजिस्टर के पेज का नंबर और रजिस्टर के अंदर मॉड्यूल के पेज का नंबर, सेम वैसा ही। ओके, फिर डेबिट क्रेडिट, तो जो जो अमाउंट है, डेबिट वाला डेबिट के सामने, क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने, सिंपल। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हर ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, सिंपल। दो अकाउंट इफेक्ट होता है, एटलीस्ट हमने बात कर ली है। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, जब कोई एंट्री के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा अकाउंट, दो से ज्यादा अकाउंट एक ही साइड में, यूं कहूं, दो या दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है एक साइड में। इफ देयर इज मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट इन एनी एंट्री, किसी एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट हो रहा हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहा हो ना, तो वो एंट्री कहलाएगा क्या, कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे कि मैं एक्सपेंसेस है, तो रेंट है, सैलरी है, ये एक साथ एंट्री मारा, रेंट सैलरी टू बैंक, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डेबिट हो रहा है, एक से ज्यादा डेबिट हो रहा है, तो एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उसको आप बोलेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपली दो एंट्रीज को एक साथ मर्ज करके अगर आप लिख रहे हो, दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। फालतू बात होती है ना, ज्यादा कुछ काम नहीं आता, बस हाँ एमसीक्यूज वगैरह में काम आ सकता है। अब कुछ एंट्रीज है जिसको हम डिस्कशन करेंगे, तो सर ये भी सब आज ही की क्लास में होगा क्या, देखो वैसे तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन अगर हो जाए तो बढ़िया है ना, फटाफट से कर लेते हैं। देखो फटाफट से समझते चलो, देखते हैं। सम जर्नल एंट्रीज यू शुड नो। क्या, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बार बार पढ़ चुके हैं सर। दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, इफेक्ट, एक तो कैश और एक कैपिटल, एक तो कैश और एक कैपिटल। ओके, तो कैश और कैपिटल, रूल क्या लगेगा, रूल ये लगेगा सर, एक तो कैश और एक कैपिटल है, बताता जाऊंगा ना, भले ही एक से ज्यादा दिन लगे मुझे इस क्लास में, मैं आपको क्या करूंगा, लेकिन बताऊंगा अच्छे से पूरा बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं हो पाया ना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिक्कत आएगा। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो ये एक ट्रांजेक्शन हमारे सामने आया, बिजनेस में हमने कैश इंट्रोड्यूस किया, तो ठीक है, एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, बिजनेस में तुम कैश लेके आए हो, दैट मींस तुम कैपिटल लेकर आए हो, है ना, कैपिटल बोलते हैं उसको, कैपिटल किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में लेके आए हो। तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और कैपिटल। अब बिजनेस में कैश लेके आ रहे हो, तो अगर हम बात करें, तो हमारे पास रूल थे, एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन देखिए, तो कैश इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे, क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे। और कैपिटल, सर कैपिटल भी तो बिजनेस में इंक्रीज हो रही है ना, तो अभी कैपिटल का नेचर सर पर्सनल होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। तो देने वाला कौन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कॉमर्स एजुकेटर की बात करूं, तो कॉमर्स एजुकेटर एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, और अखिलेश महेश्वरी, दिशा लोहाना क्या है, वो अलग पर्सन है। तो अब अगर मान लो मैं कैपिटल लेकर आ रहा हूं, जैसे मान लो हमारी पार्टनरशिप है, तो अगर मैं कैपिटल लेके आ रहा हूं, तो एंट्री क्या जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अखिलेश कैपिटल। और बिजनेस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश टू अखिलेश कैपिटल। दिशा लेके आ रही तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू दिशाज कैपिटल। क्लियर है, तो इस तरीके से, तो कैपिटल को क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हर चीज में डिटेल में जानबूझ के बता रहा हूं, क्योंकि ये देखो, भले ही एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, फटाफट हो, है ना, अपने को क्या करना है, पढ़ना तो अच्छे से ना यार। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डन, सिंपल। अच्छा सर, इसमें वो मॉडर्न अप्रोच लगाते तो कैश क्या है, कैश एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, और अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करना। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना बिजनेस में, तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा।
बड़ा सिंपल। सर मॉडर्न वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मोस्टली केसेस में मॉडर्न वाला आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ट्रेडिशनल वाला तो नॉमिनल अकाउंट के लिए आप रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गुड्स परचेज फॉर कैश, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? सर गुड्स परचेज किया तो आपने कहा था, रूल बनवाया था कि जब भी गुड्स परचेज होगा, गुड्स मतलब जिसमें आप डील कर रहे हो, जैसे कपड़े का व्यापार है तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स है, तो जब भी गुड्स खरीदा जाएगा तो कोई बच्चा कहता है गुड्स अकाउंट डेबिट कर दो, कोई बोलेगा स्टॉक कर दो, नहीं हमने रूल बनाया ना परचेज डेबिट करना, तो परचेज ही करना है। अच्छा परचेज क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है ना तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। पैसा जब भी आता है डेबिट, पैसा जब भी जाता है क्रेडिट। बैंक बैलेंस जब भी बढ़ेगा डेबिट, बैंक बैलेंस जब भी कम होगा क्रेडिट। वैसे भी कैश एसेट होता है ना, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, सिंपल। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 20,000, 20,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 20,000। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम बाबू, वाह, बाबू कितना? 11,000 रुपए। कैसे कैसे सर? एम्प्लॉय कालू है, माल खरीदते हो बाबू से खरीदते हो, ठीक है खरीदते हैं, ऐसी पार्टीज है मेरे, बताओ ऐसे एम्प्लॉइज हैं सब, आता बड़ा मजा है ना, लेकिन बाबू माल बेच दो। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम बाबू 11,000 रुपए का। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम बाबू 11,000 रुपए का, क्या करोगे? सर उधारी खरीदा है कि कैश में? कहीं बोला है क्या कैश में? नहीं ना, तो उधारी खरीदा है, ठीक है ना। बाबू से अपन माल उधारी लेके आते हैं, देखो। तो एंट्री क्या करोगे? सर परचेज किया ना गुड्स, तो आप एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा ही होगा। जब भी अच्छा खर्चा है, खर्चा मान के डेबिट करो, चाहे रियल अकाउंट बोल के डेबिट करो, करना तो है। तो सर परचेज होता है क्या? देखो कहीं कहीं बुक्स में रियल होता है, कहीं कहीं बुक्स में नॉमिनल होता है, उसमें हम आर्ग्यूमेंट में डिस्कशन में नहीं जाने वाले हैं। रियल बोलोगे तो भी डेबिट होना है, स्टॉक है रियल है, और खर्चा बोलते हो तो भी नॉमिनल है, तो वैसे भी डेबिट होगा, ठीक है। रियल होगा तो भी डेबिट होगा, एसेट है, और नॉमिनल है एक्सपेंस है तो भी डेबिट होगा। टू बाबू, टू क्या लिखना? क्रेडिट द गिवर बाबू, टू बाबू अकाउंट। ओके सर बाबूज अकाउंट नहीं लिखते क्या? ऐसा कर दो, ठीक है। ओके डन। कितना? 11,000। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये सब छोटी मोटी बातें होती है, कोई दिमाग नहीं लगाता इसमें आगे चल के। नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब बताओ, माल बेचा, कैश में बेचा, क्या करोगे? माल बेचा कैश, सर इसमें बाबू क्रेडिट क्यों हुआ? अरे ट्रेडिशनल अप्रोच अगर लगाओगे तो क्रेडिट द गिवर, अगर मॉडर्न अप्रोच लगाओगे तो बाबू क्या है? लाइबिलिटी है कि नहीं है तुम्हारी? हाँ माल खरीदा तो सर उसको पैसा देना है, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। जब आप रिकॉर्ड करोगे लाइबिलिटी बढ़ी ना तुम्हारी, तो क्रेडिट होगा, सिंपल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में आपने माल बेचा, कैश में आपने माल बेचा है, तो आप क्या करोगे? सर इसमें हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देंगे। क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पैसा आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी माल बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट को यूज किया जाता है, तो टू सेल्स अकाउंट ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो 15,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सोना, सोना नहीं सोना। ओके सोल्ड गुड्स टू सोना, सर ऐसे ही सही है क्या आपके लोग? हाँ ऐसे ही सही है। सोल्ड गुड्स टू सोना कितने का? 25,000 रुपए का, 25,000 का। क्या एंट्री मारोगे? सर सोना को माल बेचा ना, तो सोना से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आज वो सोना अपने को अपनी बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है? एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना है कि ये सोना मुझे पैसा देगी। ओके तो सोना को रिकॉर्ड करना एसेट्स है, तो डेबिट करो सोना अकाउंट डेबिट, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, सोना को माल बेचा ना तो डेबिट द रिसीवर, माल किसको मिल रहा है? सोना को मिल रहा है, तो सोना अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स सेल होगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ओके कई बच्चे होते हैं बेचारे मासूम बच्चे, जिनको रूल्स नहीं आते, जिनको एंट्रीज नहीं आती है, मैं उनका भला कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उनका भला कर रहा हूँ, ये मान के चलना। और एक चीज और है, अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है? मस्त मस्त लाइक करना है, मस्त मस्त कमेंट करना है, क्योंकि ये तुम्हारा, अगर देखो तुम फ्री फ्री का माल कभी मत लिया करो, फ्री में लिया हुआ ना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो ये ध्यान रखना। तो एक काम करना, तुम क्या करना, लाइक और कमेंट, यही तुम्हारा पे ऑफ मेरे लिए यही रहेगा कि भैया तुम अगर लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे ना, शेयर कर लोगे, तो कहना ही क्या है ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो ये हर वीडियो में मैं बोलूंगा, और हर वीडियो में तुम ध्यान रखना, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देखा जा रहा है तो तुम लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अब देखो, पेड कैश टू बाबू, बाबू से माल लेकर आए हो तो पैसा तो देना पड़ेगा ना,
हाँ, बाबू पैसा छोड़ेगा थोड़ी ना। तो बाबू से अगर पैसा लेगा पैसा देना पड़ेगा। तो माल लेके आया तो पैसा देना पड़ेगा। तो 11,000 का माल लेके आए थे बाबू से, ठीक है। कितना पेमेंट कर रहे हो? 7,000 का पेमेंट कर रहे हो। तो बाबू तुम्हारी लाइबिलिटी थी कि नहीं थी? हाँ थी सर। हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है, हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है, और हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट जरूर होता है। ये हिसाब किताब ध्यान रखना, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अगर तुमने इसको क्रेडिट किया, लाइबिलिटी क्रिएट किया, तो कभी तो लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे। जैसे जैसे लाइबिलिटी रिवर्स होगी ना, वैसे वैसे बाबू अकाउंट तुम्हारी बुक से हट जाएगा। ओके, पेड कैश टू बाबू। तो मैं लाइबिलिटी कम हो रही है तो 7,000 रुपए, बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश, बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, रूल है। पैसा आ रहा है डेबिट ना, पैसा जा रहा है क्रेडिट होना, सिंपल। कैश हो चाहे बैंक हो। ओके, बाबू अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो गई कितने से? 7,000 से। तुमको पता है बाबू का अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा है? सर बाबू, बाबू नहीं सर, बाबूज। नालायक हो। ये लो, ठीक है। बाबूज अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000। पहले बाबू को क्रेडिट किया था 11 से, लाइबिलिटी क्रिएट किया था 11 से। अभी 7,000 से पेमेंट हो गया, तो अभी बचा कितना? 4,000 ओनली। 4,000 से अभी भी बाबू का अकाउंट क्या शो कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। 11,000 क्रेडिट हुआ, 7,000 डेबिट हुआ, अभी भी 4,000 का नेट क्रेडिट बचा हुआ है, अभी भी 4,000 की लाइबिलिटी बची हुई है बाबू के नाम से, ठीक है। कैश गया 7,000 का। नाउ कैश रिसीव फ्रॉम सोना। सोना को माल बेचा था ना, कितने का? 25,000 का। 20,000 का पैसा आ गया, 20,000 रुपए आ गए। मतलब मैंने एसेट रिकॉर्ड किया था कि मेरे पास 25,000 रुपए सोना को एज एन एसेट शो किया था। 20,000 उसने मुझे दे दिया, तो अभी बचा 5,000 डेबिट बैलेंस रहेगा ना। उसने मुझे दिया है तो क्रेडिट द गिवर कर देते हैं। पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू क्या करना? सोना अकाउंट। टू क्या करना? सोना अकाउंट। 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ओके, डन है। 20,000 रुपीज कैश अकाउंट डेबिट टू सोना अकाउंट। आगे देखो नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम चीकू फॉर कैश। गुड्स खरीदा चीकू से, कितने का? 10,000 रुपए का। लेकिन अच्छा तुम बताओ, तुम सोच के बताओ क्या एंट्री मारोगे? परचेज गुड्स फ्रॉम चीकू फॉर कैश ₹10,000। कितने रुपए का? 10,000 का चीकू से माल खरीदा। अब मोस्टली बच्चे, मोस्टली तो नहीं कहूंगा, 20% बच्चे तो मुझे लगता है गलत एंट्री मारेंगे। कौन सा मारेंगे? सर वो मारेंगे ना, परचेज किया ना गुड्स, परचेज किया गुड्स किससे? चीकू से। किससे किया? चीकू से। तो एंट्री क्या मारेंगे? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू चीकू, परचेज अकाउंट डेबिट टू चीकू। चीकू करते ही है ना, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों सर? मुझे ये नाम अच्छा लग रहा था। एक लड़की बोलते सर नाम बड़ा प्यारा है, मैं यही लिखूंगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। परचेज टू चीकू नहीं करना। तुम पैसा दे के आई हो ना, अब तुम्हें चीकू से कोई लेना देना नहीं है। तुमसे पैसा ले लिया चीकू ने, तुम्हें अब चीकू से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यवहार मत रखना जो तुमसे पैसा ले या तुमको पैसा देना पड़ जाए, है ना। समझ में आ रहा है? तो कोई व्यवहार नहीं रखना है अपने को चीकू से। एंट्री क्या करोगे? चीकू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मत करना। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, माल खरीदा है, चीकू को क्रेडिट करने का मतलब है चीकू को तुम लाइबिलिटी मान रहे हो। भैया चीकू मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं, पैसा दिया है मैंने। तो टू कैश अकाउंट, चीकू मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं, पैसा दिया है मैंने चीकू को। इसीलिए देखो ये सब चीजें बात बोलता हूँ ना, तो एंट्रीज इसलिए डिटेल में समझाना जरूरी हो जाता है। मैं ना चाहते हुए भी है ना डिटेल में पढ़ाए बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ध्यान रखना, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, कंप्लीट होगा, लेकिन अच्छे से कंप्लीट होगा। ध्यान रखना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, मैराथन टाइप पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। ये मैराथन नहीं है, ध्यान रखना। ये फुल फ्लेज पूरा अच्छा बैच है, पूरा डिटेल में लेकर आए हम आप लोगों के लिए। तो अच्छे से पढ़ना एकदम बढ़िया से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ ठीक है, सोल्ड गुड्स टू गोलू फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू गोलू फॉर कैश। ओके, गोलू को माल बेचा, कैश में बेचा है। कैश में बेचा है ना, तो अभी गोलू को डेबिट मत करना, डेटर मत ट्रीट करना, क्योंकि गोलू डेबिट करने का मतलब ये हो गया कि तुम गोलू को डेटर मान रहे हो, और डेटर मान के तुम क्या करोगे? फ्यूचर में गोलू से पैसा आएगा क्या? नहीं, वो पैसा भी दे रहा है। तो एंट्री क्या मारोगे? कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके डन। अच्छा एक चीज, जब भी एंट्रीज के नीचे होता है ना, एंट्रीज के नीचे एक लाइन ऐसा बनाया जाता है और उसमें उसके बारे में दो शब्द बोले जाते हैं कि ये एंट्री आपने किसके रिगार्डिंग की है, उसको बोलते हैं नरेशन। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ ना तुमको, यहाँ पे अगर जगह कम हो कोई बात नहीं, ये रहा, इसको देखना, पर्टिकुलर कॉलम में एंट्री आएगा और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जाता है किसके रिगार्डिंग, एंट्री के रिगार्डिंग, उसको नाम क्या बोलते हैं, नरेशन, क्या बोलते हैं, नरेशन, ठीक है। चलो याद रखना ये, आगे बढ़ते हैं। बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदा कितने का, 15,000 रुपए का, मशीनरी खरीदा 15,000 का। तो मशीनरी एसेट होता है, एसेट रियल होता है, रियल मतलब रियल के लिए रूल क्या रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और वैसे भी मशीनरी एसेट है, और जब भी वो इंक्रीज होएगी हमारी बुक्स में, तो हम क्या खरीदा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो उसका डेबिट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डेबिट, ओके। तो एंट्री क्या करोगे, अभी सर मशीनरी खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। मैं कहा मशीनरी तुम्हारे लिए गुड्स है क्या, गुड्स मतलब जिसमें तुम डील कर रहे हो, तुम तो कपड़े के व्यापारी हो, मशीनरी खरीद रहे हो कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना, तो मशीनरी ही डेबिट होगा, परचेज डेबिट नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों को बेचारों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है, परचेज क्यों डेबिट नहीं हुआ, वहां जब परचेज हुआ तो इधर क्यों नहीं, अरे ये मशीनरी है, वो गुड्स थे, गुड्स खरीदते हो तो परचेज डेबिट होगा, लेकिन एसेट कोई और, मशीनरी खरीदा तो मशीनरी डेबिट करना, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर डेबिट करोगे, है ना। हाँ, सबको अलग अलग तो दिखाना पड़ेगा ना अपने को, वरना पता कैसे लगे? सब परचेज, परचेज वो उसके लिए है जो हम बेचने वाले हों, जिनका मोटिव हमारा बेचना हो, जो हमारा बिजनेस है, उसके लिए परचेज यूज किया जाता है, ठीक है। देखो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, पैसा दिया ना तुमने तो टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 15,000, कितना 15,000, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, पेड रेंट, रेंट पे किया, कितने का रेंट पे किया, 2,000 रुपए का रेंट पे किया। तो बताओ रेंट क्या है, रेंट तुम्हारी कोई एसेट है क्या, नहीं सर एसेट तो नहीं है, रेंट तो एक्सपेंस होता है सर, रेंट तो एक्सपेंस होता है सर, ओके। एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल, सर एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट करना, तो रेंट अकाउंट डेबिट करना, रेंट अकाउंट डेबिट करना, ओके। और टू क्या कर देना, पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझे क्या, सिंपल। नाउ नेक्स्ट तुमको दिया पेड सैलरी टू गोपाल, पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को तुमने सैलरी दिया 5,000 रुपए, क्या एंट्री करोगे, मोर देन 50% बच्चे ये वाली एंट्री गलत करेंगे, तुम भी देख लेना, तुम भी गलत कर सकते हो, बताना जरूर मुझे कमेंट में, इसके बारे में जरूर बताना मुझे कि तुमने, हाँ ऑब्वियसली ये मैं लाइन, देखो जो एप्लीकेशन पे देख रहा है कोई बात नहीं, जो यूट्यूब पे देख रहा है तो क्या हुआ, कमेंट तो मारेगा ना। पेड सैलरी टू गोपाल, क्या करोगे, जिसका गलत होगा मेरे को बताएगा, सर मेरा गलत हुआ था, ठीक है मेरा गलत हुआ था, पेड सैलरी टू गोपाल, वो थैंक यू पक्का लिखेगा, क्लास के नीचे थैंक यू पक्का लिखेगा वो, वरना ये एंट्री फिर है ना, याद रखना, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी ये एंट्री तुम्हारे काम तभी आएगी जब तुम थैंक यू लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो पेड सैलरी टू गोपाल, हाँ जो यूट्यूब पे देख रहा है, पेड सैलरी टू गोपाल क्या करेंगे, सर गोपाल को सैलरी दी है, पैसा गया सर टू कैश, किसी किसी ऐसे आएगा टू कैश करते हैं, कि कोई बोलेगा सैलरी टू गोपाल करते हैं, कोई बोलेगा गोपाल टू कैश करते हैं, तरह तरह के लोग मिलेंगे तुमको, होगा क्या वो मैं बताता हूँ। तुमने गोपाल को सैलरी दिया क्यों, क्योंकि गोपाल ने तुमको सर्विसेज दिया, ठीक है। तो अब गोपाल ने तुमको सर्विसेज दिया, तुमने गोपाल को कैश दे दिया, अब गोपाल से कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या करना, तुम सैलरी डेबिट करना, क्या करना, खर्चा हुआ है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करना, सैलरी अकाउंट डेबिट, पैसा दिया तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, सिंपल, गोपाल से कोई लेना देना नहीं। एक बात बताओ, जो तुमने रेंट दिया था तब बंदे का नाम रिकॉर्ड किया था क्या, नहीं सर वो तो नाम दे नहीं रखा था, अच्छा नाम दे देता, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड घनश्याम दास जी, घनश्याम दास जी को मैंने क्या किया, रेंट पे किया है, अब तो क्या रेंट पे किया घनश्याम दास जी को, तो घनश्याम दास जी को अपनी बुक में लिखना है क्या, नहीं लिखना रे, घनश्याम दास जी ने हमको रहने के लिए दिया, हमने उनको पैसा दिया, भाई घनश्याम दास जी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिजनेस को तो कोई लेना देना नहीं है,
बिजनेस करने के लिए मुझे जगह मिल रखी है, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है घनश्याम दास जी, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हो क्योंकि आप मुझसे पैसा ले रहे हो। सिंपल, ठीक है, तो मैं आपका नाम को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैंने पैसा दे दिया नक्की। ओके, व्यवहार तब बनता है जब आप मुझे 5 महीने उधारी देने चलाते, तो मैं कहता कि घनश्याम दास जी आपको याद करता हूँ, डेली लिखता हूँ रेंट अकाउंट डेबिट टू घनश्याम दास जी। नहीं लिखना यार, पैसा दिया ना, बंदे का नाम रिकॉर्ड नहीं करना, सिंपल। चलो आगे देखो, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ कितने का, 3,000 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ। पैसा आया ना, पैसा आया तो क्या एंट्री मारोगे सर, पैसा जब भी आएगा कैश अकाउंट डेबिट होगा। और पैसा क्यों आ रहा है, कमीशन, पैसा आने का रीजन क्या है सर, कमीशन मिला ना, कमीशन, तो लिखो ना यार तुम अपनी इनकम का नाम कमीशन, तुम्हारे इनकम का नाम क्या है, कमीशन रिसीव्ड, बस तो लिखो कमीशन रिसीव्ड, सिंपल, या सिर्फ कमीशन, जैसा भी हो, ठीक है, मतलब सिर्फ कमीशन मिल रहा है तो सिर्फ कमीशन लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन कमीशन कभी तुम देते भी हो कभी मिलता भी है, तो दोनों अलग अलग दिखाना, कमीशन रिसीव्ड कमीशन पेड। ओके, कमीशन पेड खर्चा है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। नाउ गुड्स रिटर्न टू बाबू, बाबू, हाँ, तुमने बाबू से माल खरीदा था कितने का, 11,000 का, 7,000 का पेमेंट कर दिया, बिल्कुल, 4,000 का पेमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो अभी क्या हुआ है, हम लोग क्या करें, जो माल खरीदा था ना उसको लौटा रहे हैं, बाबू को माल लौटाया जा रहा है। जब खरीदा था तो बाबू को क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी मानते हैं, अब बाबू को माल लौटा रहे हो तो क्या होगा, पैसा दो चाहे माल लौटा दो, बाबू की लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी बाबू के नाम से जो है वो कम हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही, तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर, लाइबिलिटी जब भी कम होगा, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, लेकिन अगर वो कम हो रही है तो डेबिट होगा, तो बाबू अकाउंट डेबिट टू, जो माल खरीदा था वो लौटा रहे हो, तो गुड्स खरीदा हुआ लौटा रहे हो तो परचेज रिटर्न वर्ड यूज किया जाएगा, जब खरीदा था तो परचेजेस डेबिट किया, लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, तो बाबू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सिंपल। अब किसी किसी के मन में आ रही होगी सर, आप कहते हो हर अकाउंट क्लोज होता है, तो ये परचेज अकाउंट तो 11,000 है तो क्लोज हुआ ही नहीं, बताऊंगा, ये आगे चल के ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह में ट्रांसफर होके क्लोज हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सोना, वो सोना को माल बेचा था ना, सोना को माल बेचा था, सोना, सोना को माल बेचा था 25,000 का, सोना ने पैसे दे दिए 20,000 के, 20,000 रुपए दे दिए, 5,000 अभी भी बाकी थे, तो पैसे ना देके उसने माल ही लौटा दिया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम सोना 5,000 का। ओके, तो जब सोना को माल बेचा था तो सोना डेबिट हुई थी कि नहीं हुई थी, अभी सोना को वापस क्या करना, क्रेडिट करना, इतना अमाउंट से अकाउंट क्लोज करना है कि नहीं करना है, करना है सर, तो टू सोना अकाउंट कितना, 5,000, पहले बेचा था तब सेल्स क्रेडिट किया था, अब बेचा हुआ माल लौट के आ रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना, 5,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000 टू सोना अकाउंट कितना, 5,000, डन, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सर एक काम करेगा, क्या क्या हम बाकी की एंट्रीज कल के लिए छोड़ दें, 1 घंटे के लिए, हाँ छोड़ सकते हैं, एक काम करते हैं, बाकी की एंट्रीज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी इतना ही रख लें। सर एक लास्ट करवा दो, 16 करवा दो सर, 16, बस ये पेज कंप्लीट हो जाएगा सर, चलो ठीक है, ये कर लो, ये कर लो तुम, पेड कैश टू चारू, पेड कैश टू चारू 9,600, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हर 400, हल्के में मत लेना यार, ये चैप्टर हल्के में मत लेना, मैं डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी क्यों लगा रहा हूँ तुम पे, क्योंकि तुमको एकदम बेसिक से नॉलेज हो जाए, एकदम स्टार्ट से एकदम बढ़िया से नॉलेज हो जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। पेड कैश टू चारू 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हर, तो चारू को पैसा दिया ना, तो चारू को पैसा दे रहा हूं तो डेबिट द रिसीवर, चारू अकाउंट डेबिट कर दो, क्यों दे रहा हूं, कोई लाइबिलिटी रही होगी मेरी, तो अभी मैं पैसा दे रहा हूं चारू को, तो लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, अभी लाइबिलिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो डेबिट कर दो, चारू अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन साथ ही साथ बोल रहे हैं कि भाई पैसा दिया ना तो उससे डिस्काउंट भी रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव अपनी इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सिंपल। कितना पैसा दिया, 9,600 पैसा दे दिया, तो टू कैश के सामने 9,600, डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ है, 400 का है, तो डिस्काउंट रिसीव के सामने 400, और चारू टोटल में कितना, चारू का टोटल पेमेंट बनता है मतलब 10,000, अब समझ में आया, 10,000 में से 9,600 तो पेमेंट हो गया और 400
नहीं दिए, मतलब डिस्काउंट रिसीव कर लिया भैया, देखो चारू 10,000 रुपए बनते हैं तुम्हारे, 9,600 में तुम्हें इमीडिएट दे रहा हूँ, 400 रुपए कम दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट रिसीव, और फाइनल सेटलमेंट मान लेना इसको, बस खत्म, तो डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है ये वाली चीज? डन। तो देखो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग के लिए। जिसको डबल एंट्री सिस्टम नहीं आता, जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं आता ना, वो अकाउंटिंग में डरता रहेगा। तो जिसको डेबिट क्रेडिट आएगा वो अच्छे से करेगा। तुम्हारा काम क्या है? आज घर पे जाके सारा रिकॉल करना। देखो एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस है, बैच के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है। तुम ऐसा नहीं होगा कि मैं कल आऊंगा और मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, नहीं, मैं आके रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ। रेगुलर बैच में तो क्या होता है, जैसे अभी आप हमारा कोई रेगुलर बैच लेते हैं, चाहे इंटर चाहे फाइनल, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि पीछे वाला हम नेक्स्ट डे रिकॉल करवाते हैं, लेकिन उसको रिकॉल करवाने में भी मुझे कम से कम 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं कभी कभी। तो अभी इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, टाइम सेव कहीं तो होगा ना, तो वो टाइम सेव यहाँ पे हो रहा है। हम लोग रिकॉल, हम रिवीजन में एक्सपेक्ट करूंगा, एक प्रण ले लो तुम लोग कि भाई जब भी नेक्स्ट वीडियो देखोगे उससे पहले फर्स्ट वाला वीडियो तुम्हारा एकदम प्रॉपर तैयार होना चाहिए, एकदम रेडी होना चाहिए। क्लियर है वाली चीज? रिवाइज किया हुआ जरूर होना चाहिए। फिर चैप्टर एंड होने पर कंप्लीट रिवीजन चाहिए ही चाहिए, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा। इतना तुम्हारा ड्यूटी बनता है, फिर देखना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा तुमको एफए के पेपर में। ठीक है, चलिए, या जो भी हम लोग सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे मैं चाहे मैम, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए डन है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।